क्या कैंडिडा डेंजरस ग्रोथ है? अच्छा, तो यूजुअली काफ़ी सीएफ पेशेंट्स में स्प्यूटम कल्चर में कैंडिडा ग्रो करता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो है ना कैंडिडा यूजुअली प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता और हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं। कैंडिडा की ट्रीटमेंट यूजुअली सिर्फ उन लोगों में होती है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जैसे कैंसर के पेशेंट्स वगैरह हो जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, उनमें ट्रीटमेंट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सीएफ में कैंडिडा की ना ये मतलब ग्रोथ डेंजरस होती है और ना इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इनका सवाल ये है कि एक सीएफ की बच्ची जिसकी अभी एज 2.5 साल है और उसको 6 माह की उम्र में इसके बलगम के कल्चर में एस्परजिलस की ग्रोथ आई थी, जिसके लिए इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था। इसके बाद किसी भी कल्चर में एस्परजिलस पॉजिटिव नहीं आया। तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या एस्परजिलस मुकम्मल तौर पे रेडिकेट हो गया है या फिर अभी भी लंग्स में कहीं पर होगा? तो इसका जवाब ये है कि अगर वो ट्रीट हो गई है और रिपीटेड कल्चर्स बार बार नेगेटिव आ रहे हैं और काफ़ी टाइम गुजर गया है, यानी 2 साल गुजर गए हैं, तो मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह एस्परजिलस इरेडिकेट हो चुका है। लेकिन एस्परजिलस के इरेडिकेट होने का ये मतलब नहीं है कि वो दोबारा आ नहीं सकता। दोबारा आ सकता है, किसी पेशेंट में भी किसी टाइम आ सकता है सीएफ में। इसलिए जो साल में एक दफ़ा जो ब्लड का आईजी लेवल है वो जो है ना कंटिन्यू करना चाहिए, चेक करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी क्या जो एक सीएफ के पेशेंट का जो फंगल इन्फेक्शन है वो दूसरे के लिए कंटेजियस होता है, यानी उसको लग सकता है? यूजुअली तो नॉर्मल बिलीफ ये है कि एस्परजिलस जो फ्यूमिगाटिस है वो पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट से स्प्रेड नहीं होता। मेजॉरिटी अभी तक ये मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग है। यूजुअली एस्परजिलस ये जो है फंगस है, ये एंटर होता है एयरवेज में फ्रॉम क्या कहते हैं मतलब ऐसी जगहों में अगर हम सांस ले रहे हैं जहाँ पे फंगस का लोड हाई है, या उन लोगों में जो कि एंटीबायोटिक्स ओरल या इनहेल्ड एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, या उन पेशेंट में जो बाज़ दफ़ा सीएफ के पेशेंट्स में एज़मा भी होता है तो उनको हम इनहेल स्टेरॉइड्स पे भी डालते हैं। तो जो लोग काफ़ी अरसे से इनहेल स्टेरॉइड्स पे होते हैं उनमें भी फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। तो यानी ये यूजुअली किसी और उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है, या तो हमने उसको हम ऐसे जगह गए जहाँ से हमारी बॉडी में एंटर हो गया, या कोई और हमारी बॉडी में ऐसी चेंजेस आ रही हैं एंटीबायोटिक्स की वजह से या स्टेरॉइड्स की यूज़ की वजह से, उससे ज़्यादा स्प्रेड होता है। लेकिन एक अभी स्टडी रिसेंटली हुई है जो कि 2019 में उसमें नेदरलैंड्स में, जिसमें उन्होंने देखा है कि जो सीएफ के पेशेंट जब कॉफ करते हैं तो उनके जो कॉफ के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको जब उन्होंने चेक किया, जो पेशेंट उनके कल्चर पॉजिटिव थे यानी उनके कल्चर में एस्परजिलस फ्यूमिगाटस था, और उन्होंने फिर उनके कॉफ पार्टिकल्स में चेक किया तो उनके कॉफ पार्टिकल्स में एस्परजिलस फ्यूमिगाटस मौजूद था, जिसकी वजह से अब ये क्वेश्चन आ गया है कि हो सकता है कि सीएफ पेशेंट्स एक दूसरे को मे बी एस्परजिलस दे सकें। तो इसलिए बेहतर है कि हम मतलब अगर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें तो करना चाहिए। जैसे सुडोमोनास के बारे में भी है, ये सुडोमोनास अगर नॉर्मल नॉन सीएफ जो लोग होते हैं अगर वो सुडोमोनास को एक्सपोज होते हैं तो उनको सुडोमोनास कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, राइट। लेकिन अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला पेशेंट, एक पेशेंट जिसमें सुडोमोनास था है और एक दूसरा पेशेंट जिसमें नहीं है, और वो दोनों साथ खेल रहे हैं या साथ यानी क्लोज कांटेक्ट में है, तो कुछ अरसे बाद जो जिसमें सुडोमोनास नहीं था जिस पेशेंट में, उसको सुडोमोनास हो जाएगा। तो यानी ये सुडोमोनास जिस तरह ज्यादा उसमें मतलब सीएफ लंग्स में ग्रो करता है, इसी तरह मोस्ट लाइकली हो सकता है कि एस्परजिलस भी एक सीएफ से दूसरे सीएफ को जा सके। तो एक दो स्टडी से अब ये मतलब शक आया है, तो इसलिए बेहतर है कि हम अपना मतलब मास्क वगैरह और अपनी कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन करनी चाहिए हमें। अच्छा, सही है। और दूसरा, जिसमें आपने ये कहा कि जो ऐसी जगह पे सांस लेने से ये एक्सपोजर से, तो ये क्या मतलब एक दो एक्सपोजर से भी, या फिर ये कि कांस्टेंट एक्सपोजर हो या मल्टीपल एक्सपोजर्स हो किसी ऐसी जगह को जहाँ पे फंगल कोलोनाइजेशन है या लोड ज्यादा है, तो जितना किस में ज्यादा ज्यादा चांस? जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा, मतलब जो जी। लोग
एग्जांपल ऐसे जैसे जिनके घरों में फॉर एग्जांपल डैम बेसमेंट्स हैं या ऐसे, तो जिनका जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा उतने ज्यादा चांसेस है। एग्जैक्टली वी डोंट नो, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि कौन से पेशेंट को होगा, कौन से को नहीं होगा, क्यों होता है, वी आर नॉट क्लियर अबाउट दैट। लेकिन ये है कि जितना ज्यादा कोई पेशेंट का जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा उतने ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि इनको जो है ना वो एस्परजिलस अंदर दाखिल होके वो स्टार्ट कर देगा प्रॉब्लम। क्योंकि बास पेशेंट में एंटर तो हो जाता है लेकिन एलर्जिक रिएक्शन नहीं करता, तो ठीक है, किस में होगा और किस में नहीं होगा वो वी डोंट नो फॉर श्योर। सही है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जिस तरह सीएफ के मरीजों में रूटीन में नेबुलाइजर्स और चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए कुछ डिवाइसेस वगैरह यूज की जाती हैं, क्या इनकी सैनिटाइजेशन या सफाई वगैरह में बेहतियाती फंगल इन्फेक्शंस की वजह बन सकती है? जी बिल्कुल बन सकती है, और ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि जो नेबुलाइजर मशीन्स होते हैं क्योंकि उसमें भी फ्लूइड इस्तेमाल होता है, लिक्विड इस्तेमाल होता है। इसी तरह हम्म। बात दफा लोग जो है ना ये घरों में जो ड्राइनेस के लिए वो इस्तेमाल करते हैं ना, ब्यूटीफायर्स। हाँ ह्यूमिडिफायर्स एग्जैक्टली। तो अगर ह्यूमिडिफायर्स उसमें भी पानी का इस्तेमाल होता है, तो अगर उसकी सफाई भी ठीक तरीके से ना की जाए, और इसी तरह चेस्ट फिजियोथेरेपी पे अगर कोई ऐसे मशीन है जिसमें वाटर इस्तेमाल होता है, उसकी भी अगर ठीक ना हो तो उसमें फंगस भी ग्रो कर सकता है, एनटीएम भी ग्रो कर सकता सही सही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, उसमें भी ये है कि क्या जैसे रोजमर्रा नेबुलाइजेशन ट्रीटमेंट और चेस्ट फिजियोथेरेपी को रूटीन से ना करने की वजह से, उसमें नॉन कंप्लायंस की वजह से ये चांसेस हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी? है। तो उसमें ये कि अगर कोई पेशेंट नॉन कंप्लाइंट है, नेबुलाइजेशन ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं कर रहा, तो उसमें पहले तो क्या होगा कि उसकी लंग एयरवे डैमेज होगी, फिर उसके बाद लंग डैमेज होगी, ब्रोंकिएक्टिसिस डेवलप होगी। फिर जितनी ज्यादा ब्रोंकिएक्टिसिस डेवलप होगी उतनी ज्यादा बाकी पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हाई होना शुरू हो जाते हैं। तो यूजुअली जो एबीपीए है और एनटीएम है, अगर इसको देखा जाए इंसिडेंस ये छोटे बच्चों में कम होता है, बड़ों में यानी बड़े पेशेंट्स में ज्यादा होता है। तो और उन पेशेंट में ज्यादा होता है जिनका लंग फंक्शन कम हो और जिनका लंग डैमेज हो। तो जो ट्रीटमेंट ज्यादा नहीं करेंगे जाहिर है उनमें ज्यादा लंग डैमेज होगा, जिनमें ज्यादा लंग डैमेज होगा उनमें ज्यादा चांसेस हैं कि ये दोनों इन्फेक्शन हो सके। और हाँ, बिल्कुल दूसरी बात जो देखनी चाहिए वो ये भी है कि जिन लोगों का वेट गेन पुअर होता है, जिनका वेट कम होता है, तो उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और उनको भी ये जो है ना ये इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है। सही है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ, वो ये है कि जी क्या जरूरी है कि हर सीएफ के मरीज को किसी ना किसी स्टेज पे ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी? नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है। इंसिडेंस ऑफ जैसे वो है अपना एबीपीए का था, वो जो है ना अप टू 20% है। एनटीएम का बाज में जो है ना वो ये 15, बाज में 20%। तो यानी जरूरी नहीं कि हर पेशेंट को होगा, थोड़ों को होगा, लेकिन किसको होगा वो हम नहीं वो कर सकते, बता सकते। एक्सेप्ट यही कि जैसे कि मतलब ज्यादा बड़ी उम्र में होंगे तो ज्यादा चांसेस है, जिनका वेट कम होगा उनके ज्यादा चांसेस है, जिनका लंग डैमेज ज्यादा होगा उनको ज्यादा चांसेस है। ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी जैसे ऐसा अमूमन देखने में आता है कि स्किन के या नेल्स के अगर हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शन, तो उनको रेडिकेट करना या मुकम्मल तौर पे खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या लंग्स के फंगल इन्फेक्शन के बारे में भी ऐसे ही है? प्रॉबेबली क्योंकि एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, लेकिन जैसे हम अभी डिस्कस किया था ना कि बास पेशेंट में जब उनको हो जाता है फंगल इन्फेक्शन, उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है, ये फंगल इन्फेक्शन तो नहीं एलर्जिक रिएक्शन है ना, लेकिन अगर उसकी ट्रीटमेंट हो जाए और वो तो बास पेशेंट में कम्प्लीटली रेडिकेट हो जाते हैं, दोबारा नहीं आता, लेकिन बास पेशेंट में फिर रिकरेंस हो सकती है। तो इसलिए और बास पेशेंट में क्रॉनिक जो है ना केसेस बन जाते हैं। तो चांसेस हैं कि इसकी रेडिकेशन ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगेन कौन से पेशेंट में होगा कौन से में नहीं होगा वी कैन नॉट से व्हिच वन। अच्छा, ठीक है, सही है, इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो ये है कि क्या इन कॉम्प्लिकेशंस का बीमारी की मॉर्बिडिटी से या इसके नेगेटिव आउटकम के साथ कोई ताल्लुक है? हाँ बिल्कुल है, बहुत एबीपीए और एनटीएम जो है वो स्टडीज में बार बार यही शो किया जा रहा है कि ये जो है ना काफी लंग डैमेज कर सकते हैं और लंग फंक्शन में डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो यूजुअली इंक्रीज मॉर्बिडिटी होती है दोनों के साथ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये है कि जैसे हमें पता है कि सीएफ के पेशेंट को लंबा अरसे के लिए रूटीन में जिथ्रोमाइसिन खाने
को दी जाती है, तो क्या ये रीजन बन सकती है इसकी, या इसका रिस्क इंक्रीज होता है एंटीएम इन्फेक्शन का हम्म। इसके लिए एजिथ्रोमाइसिन की वजह से? ठीक, पहले मैंने कहा कि थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि हम एजिथ्रोमाइसिन क्यों इस्तेमाल करते हैं, फिर इसके बाद मैं इसका आंसर दूंगी। तो जो है ना, यूजुअली हम एजिथ्रोमाइसिन उन सीएफ पेशेंट्स को देते हैं जो क्रॉनिकली सुडोमोनास के साथ कोलोनाइज्ड होते हैं। तो उसकी उसकी वजह यह है कि स्टडीज ने दिखाया है कि जिन ऐसे पेशेंट्स को जिनको में क्रॉनिक सुडोमोनास इन्फेक्शन या कोलोनाइजेशन होती है, उनको अगर एजिथ्रोमाइसिन हम स्टार्ट कर देते हैं तो उनके लंग फंक्शन में इम्प्रूवमेंट होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनके हॉस्पिटल एडमिशंस में जो है ना कि दिनों में कमी हो जाती है और नंबर ऑफ एंटीबायोटिक कोर्सेज में कमी हो जाती है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। सही। अच्छा, इसके साथ साथ और ये क्यों ऐसा करता है, क्योंकि एक तो ये कि इसकी अपनी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, एंटीबायोटिक है तो इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, लेकिन इसके साथ साथ एजिथ्रोमाइसिन डिफरेंट है कि उसमें और एक्स्ट्रा एक्शंस भी हैं। एक ये कि वो इन्फ्लेमेशन के खिलाफ भी काम करती है, और दूसरा ये कि वो जो हमारे बॉडी के जो इम्यून मॉड्यूलेटरी सिस्टम है उस पर भी अफेक्ट करती है। तो स्टडीज ने दिखाया है कि जो एजिथ्रोमाइसिन है वो जब इस्तेमाल होता है तो एक तो जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं बॉडी में, उसको जो है ना या स्टॉप कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो सीएफ लंग्स में यूजुअली न्यूट्रोफिल्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये भी दिखाया गया है में कि वो जो है ना न्यूट्रोफिल्स की इन्फ्लक्स को लंग्स में कम करते हैं। इसी तरह म्यूकस की सिक्रीशन को भी रेगुलेट करते हैं, और इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया सुडोमोनास अपने ऊपर चेंजेस ला के अपने आप को एंटीबायोटिक से के किलिंग से बचा सकता है, उसमें भी एजिथ्रोमाइसिन का इफेक्ट होता है। फिर ये कि चूंकि ये एंटीबायोटिक है तो डायरेक्टली सुडोमोनास को तो किल नहीं करता, लेकिन बाकी जो बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरक्सेला, कुछ स्ट्रेप और कुछ स्टेफ को भी किल करता है। तो इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से हम एजिथ्रोमाइसिन को यूज करते हैं, और उसको हफ्ते में 3 दफा इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी यूजुअली पेनिट्रेशन टिश्यू में बहुत अच्छी होती है और उसकी हाफ लाइफ काफी लंबी होती है। तो मतलब उसको रोजाना इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती, हफ्ते में अगर 3 दिन इस्तेमाल कर लो तो ये काम कर सकता है। तो अब ये इसके इतने फायदे हैं, इसकी वजह से हम एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं। अब जो क्वेश्चन है कि इसकी वजह से एनटीएम या फंगल इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं कि नहीं, तो स्टडीज में मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। कुछ शुरू में स्टडीज ऐसी थी जिनमें जिसके रिजल्ट में ये आया था कि जो पेशेंट लॉन्ग टर्म एजिथ्रोमाइसिन पे होते हैं उनका रिस्क ऑफ एंटीएम इन्फेक्शन ज्यादा होता है। लेकिन अभी रिसेंटली 2018 में ये जो नीचे मैंने स्टडी लिखी है, इसमें जो है ना उन्होंने देखा कि जो पेशेंट लॉन्ग टर्म एजिथ्रोमाइसिन पे थे उनका इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन नहीं था एनटीएम का, और जो बाकी जो बैक्टीरिया को जो मतलब उनकी रेजिस्टेंस थी वो भी जो है ना इतना ज्यादा वो भी नहीं था। सिर्फ ये चीज देखने में आई थी कि जो पेशेंट एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उनके जो स्टेफ ऑरियस है वो एजिथ्रोमाइसिन को रेजिस्टेंट हो सकता है, लेकिन वैसे भी हम एजिथ्रोमाइसिन को स्टेफ ऑरियस की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी जो बात थी वो ये देखने में आई थी कि जो पेशेंट जिनमें जिनके स्प्यूटम में एस्परजिलस लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है, यानी बार बार एस्परजिलस ग्रो करता है, उनका रिस्क ऑफ एनटीएम ज्यादा है, और वो पेशेंट जिनका बॉडी वेट यानी कम होता है उनमें एनटीएम का इन्फेक्शन ज्यादा है। तो जो जिथ्रोमाइसिन का जो वो है वो जो ये जो स्टडी है ये 2018 की है, इसमें एक्चुअली उन्होंने दिखाया है कि जो पेशेंट लॉन्ग टर्म एजिथ्रोमाइसिन पे थे उनका रिस्क ऑफ नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम एक्चुअली कम था, लोअर था उन पेशेंट्स के मुकाबले में जो कि एजिथ्रोमाइसिन के ट्रीटमेंट में नहीं थे। और सेम वाज सीन फॉर स्टेफ ऑरियस, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, और सेम वाज सीन फॉर बर्कार्डिया सेपेशिया कॉम्प्लेक्स। तो यानी रीसेंट स्टडीज तो बड़ी रिएश्योरिंग है कि इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सारी स्टडीज देखी जाए तो कुछ ऐसी स्टडीज है जिनमें ये मतलब जाहिर हुआ था कि हो सकता है कि मतलब चांसेस ज्यादा हो। तो फिलहाल वी विल टेक दिस वन जो कि अभी जो लेटेस्ट है, जो 2018 की स्टडी है, जो कि दिखाती है कि नहीं होता ज्यादा चांस ऑफ नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का कंसर्न था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो ये है कि क्या लंबा अरसे के लिए जो नेबुलाइज एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं उससे स्पर्जिलस इन्फेक्शन की कॉजेस हो सकती है, यानी वो उससे रिस्क इंक्रीज होता है?
हाँ, तो इसमें जो कुछ स्टडीज हैं वो उन्होंने दिखाया कि अगर कोई भी मतलब बंदा लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स यूज करे, चाहे वो ओरल लॉन्ग टर्म हो या चाहे वो इनहेल्ड हो, तो उससे एस्पर्जिलस की कोलोनाइजेशन ज्यादा होती है। लेकिन अगेन एस्पर्जिलस की कोलोनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को ABPA होगा। यानी फॉर श्योर जो लोग एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं उनका जो है ना उनका यानी स्प्यूटम में एस्पर्जिलस की कोलोनाइजेशन ज्यादा होगी। लेकिन क्या ये एस्पर्जिलस ABPA कॉज करेगा या नहीं करेगा, वी कैन नॉट से दैट। सही है। चलें, ठीक है, जज़ाकल्लाह। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनकी मौजूदगी में हमें एस्पर्जिलस या एंटियम इन्फेक्शन जो है वो सस्पेक्ट करना चाहिए? वो तो मैंने अभी जैसे लेक्चर में बताया था जी कि बिल्कुल। नॉन स्पेसिफिक है, इसलिए इन दोनों डिजीजेस की डायग्नोसिस इसलिए मुश्किल है कि इनके हर चीज नॉन स्पेसिफिक है। इसमें यूजुअली वही जैसे मैं बताया कि फ्रीक्वेंट एक्सरबेशन हो सकती हैं, आप नॉर्मल ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिससे पहले बच्चा ठीक हो रहा था लेकिन अब नहीं ठीक हो रहा। अगर किसी को वीजिंग पहले नहीं थी उसको वीजिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत ज्यादा म्यूकस है, म्यूकस में जो है ना जैसे ब्राउनिश वो निकल रहे हैं, क्लॉट्स निकल रहे हैं, या उनका लंग फंक्शन बहुत रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है, तो फिर इन दोनों डिसीजों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। में 3 क्वेश्चंस अभी आए हैं अच्छा, ड्यूरिंग द सेशन। जी, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या, जैसा आपने बताया कि ABPA का इंसिडेंस जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, तो इसकी क्या रीजन है? उसका भी क्लियर पता नहीं है। एक तो ये है थ्योरी के पहले CF के पेशेंट्स इतने ज्यादा अरसे नहीं मतलब रहते थे। अब चूंकि ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इम्प्रूव हो गई है, उनकी लाइफ लॉन्गर हो रही है, तो जितनी लाइफ लॉन्गर हो रही है तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहे हैं। यानी पहले हम्म। ये चीजें सामने आती ही नहीं थी क्योंकि पेशेंट इतने अरसे रहते ही नहीं थे। अब चूंकि उनकी उम्रें माशाल्लाह बड़ी हो रही हैं, तो इसलिए जैसे नॉर्मल लोग जितनी ज्यादा यानी लंबी उम्र पाएंगे उतनी ज्यादा चांसेस है कि उनमें यानी डिफरेंट डिजीजेस सामने आएंगी। तो इसी तरह CF में भी ये हो रहा है कि चीजें सामने इसलिए आ रही है कि उनकी माशाल्लाह उम्रें ज्यादा लंबी हो गई हैं अभी। एक तो ये थ्योरी है, और दूसरी थ्योरी ये है कि जिस तरह हमें अभी तक समझ नहीं आई कि स्यूडोमोनास क्यों CF के लंग्स में ज्यादा ग्रो करता है, इसी तरह ये जिस तरह स्यूडोमोनास लंग्स में ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है CF के लंग्स में या CF के एयरवे में, इसी तरह फॉर सम रीजन जो एस्पर्जिलस है और इसी तरह नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया, उनके लिए भी CF लंग में कुछ ऐसा माहौल है जिसकी वजह से वो वहाँ पे ज्यादा आसानी से ग्रो करते हैं, और फिर उसके बाद जब इम्यूनिटी पेशेंट की कम हो जाती है तो वो अटैक करके अपना जो है ना वो दिखाते हैं, असर दिखाते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये था कि क्या, जिसमें आपने जिक्र किया था कि अस्थमा और जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स हैं उनके अंदर ABPA के चांसेस होते हैं, तो एक क्वेश्चन ये आया था कि क्या प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया जो है उसमें भी चांसेस हैं ABPA के? जितनी मैंने अभी देखी है जो लेक्चर तैयार करते हुए, वैसे भी अपने एक्सपीरियंस में PCD के साथ प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया के साथ किसी ने जिक्र नहीं किया यूजुअली। जो हमेशा मतलब ABPA की क्राइटेरिया, डायग्नोसिस क्राइटेरिया में एस्मा और CF होना जरूरी है, या CF या एस्मा होना जरूरी है। मतलब जैसे मेरा एक पेशेंट है PCD का और वो उसमें भी फ्रीक्वेंट एक्सरबेशन हो रही है, तो मैंने चेक किया, लेकिन वैसे नॉर्मली मतलब ये कि इट्स नॉट नोन। लेकिन ये था कि केस रिपोर्ट्स में बाज दफा इवन पेशेंट्स, इवन पीपल हु डोंट हैव CF और इवन पीपल हु डोंट हैव asthma कैन गेट ABPA रेयरली, लेकिन नॉट कॉमनली, कॉमन नहीं है बिल्कुल। May I butt ठीक in है, here, ठीक please? है। May I जी say सर। something? Yeah, I think it can happen. There are reported cases in PCD as well. I've got a patient being treated for it as well. और जो guidelines है ना, pediatric pulmonology में publish हुई थी about 4 years ago. तो उसमें no, they've mentioned that this thing can happen in PCD as well. So I think if somebody has got PCD and got the symptoms, one should look for it. ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या ABPA का स्पूटम टेस्ट से, या मेरे खास स्पूटम कल्चर पूछना चाह रही है कि उससे पता चल सकता है। इन्होंने बताया कि इनकी बेटी है 15 इयर्स की, जिनको 2 साल से ABPA का मसला चल रहा है और उसके लिए वो इट्राकोनाजोल ले रही हैं।
तो एक तो इनका ये क्वेश्चन था कि क्या इसका स्पूटम कल्चर से पता चल सकता है। दूसरा ये क्वेश्चन था कि क्या इट्रोकोनाजोल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने के लिए डेंजरस हो सकती है। थर्डली ये पूछना चाह रही थी कि 6 ईयर्स से वो बच्ची ओमेप्राजोल भी ले रही है, तो क्या इसका कोई रिएक्शन हो सकता है, मतलब ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है इट्राकोनाजोल और ओमेप्राजोल का, कि उसकी वजह से कोई एक की वजह से दूसरी जो इनइफेक्टिव हो रही हो। जी, तो एक तो ये कि स्प्यूटम कल्चर में तो ज़ाहिर है अगर ABPA आ रहा है बार बार तो और पेशेंट को सिम्टम्स हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये रिकरेंट या क्रॉनिक ABPA हो गया। तो मतलब ये कि स्प्यूटम कल्चर इज इम्पॉर्टेंट। अगर स्प्यूटम कल्चर नेगेटिव आ जाता है और पेशेंट इम्प्रूव हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है। लेकिन अगर स्प्यूटम कल्चर पॉजिटिव आ रहा है कंसिस्टेंटली और साथ में जो है ना सिम्टम्स भी चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्रॉनिक की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरा था कि लॉन्ग टर्म एंटीफंगल यूजुअली प्रेफर इसलिए नहीं किया जाता कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन क्रॉनिक केसेस में फिर वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। तो उसमें बाज़ दफ़ा फिर हमें मतलब लॉन्ग टर्म में एंटीफंगल्स इस्तेमाल करने होते हैं। लेकिन जिनमें लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करें फिर उनका ये है कि हमने लिवर फंक्शन जो है ना चेक करने चाहिए। ओमेप्राजोल और उसके बारे में ये है कि ओमेप्राजोल उसकी क्योंकि इट्राकोनाजोल यूजुअली एसिडिक उसमें एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो ओमेप्राजोल का काम क्या है कि वो एसिड को स्टॉप करता है। तो उसकी वजह से जो इट्राकोनाजोल है उसका जो मतलब फंक्शन है वो जो है ना कम हो जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये साथ में ना इस्तेमाल हो, ओमेप्राजोल वगैरह ना हो। लेकिन अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसको रिफ्लक्स भी काफ़ी सीवियर है और ओमेप्राजोल को स्टॉप भी नहीं किया जा सकता और इट्राकोनाजोल भी इस्तेमाल हो रहा है, मतलब की ज़रूरत है क्योंकि उसकी ABPA कंट्रोल नहीं हो रही है, तो इन दैट केस वी हैव टू कंटिन्यू बोथ। लेकिन अगर पॉसिबल हो कि अगर उसका लेवल हम चेक कर सके, अगर वो अवेलेबल हो तो वी शुड चेक द लेवल। और अगर लेवल कम है उसका इट्राकोनाजोल का ओमेप्राजोल की वजह से तो फिर हम उसका डोज इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, सही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जज़ाकिल्लाह खैर कसीरा। यही क्वेश्चंस तो यही थे। अच्छा, Can I thank you once again, Dr. Durdana? It was really, really nice of you to cover such a difficult topic, difficult to diagnose, difficult to treat, in such a beautiful presentation, very eloquently presented, very simple to understand as well, yet complex in the background. So thank you very much indeed, especially for accepting to do this at a very short notice for the second time. And for the rest of the audience, thank you for being with us for 3 months nearly. तो हमारा next session जो होगा वो होगा on monitoring the lung disease or the severity of the lung disease. और उसके बाद जो होगा 2 हफ्ते के बाद सेशन होगा वो ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। जिन लोगों के क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर रह गए हैं वो क्वेश्चंस उसमें पूछ सकते हैं, जिसमें कि इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी भी हो सकती है, या और एनी अदर रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं लंग इन्फेक्शन के साथ वो कर सकते हैं। और फिर बाय द एंड ऑफ सितंबर हमारा ये कंक्लूड हो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, और फ्रॉम अक्टूबर विल स्टार्ट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हाजमा वगैरह के हिसाब से वो जो है हम वो सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा जो प्रोग्राम है ना ये तकरीबन मार्च 2021 तक चला जाएगा। So it's a long topics to cover, long time to go. Like inshallah, we'll get there, and hopefully all the material is on the YouTube. So do visit, do comment, do like or share with your friends as you feel appropriate. अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और डॉक्टर दर्दाना का भी बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। अल्लाह ताला आपको भी अजर खैर अता फरमाए। आमीन।